गॉस लॉ का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं एक ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो। तो हम गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज सिमेट्रिकल। तो अभी देखेंगे हम लोग कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से। तो हमें सबसे पहले जो पॉइंट याद रखनी है बच्चों वो ये है कि गॉस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन में तभी कर सकते हैं जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसा हो, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का नहीं है किसी बॉडी के ऊपर, किसी पार्टिकल के ऊपर, तो वहाँ हम गॉस लॉ को तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फ्लक्स कैलकुलेशन के लिए, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हम उस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं कर सकते। तो पहला देखते हैं कि जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसका मतलब गॉस लॉ के इम्प्लीमेंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन के लिए जब गॉस लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। तो ये पॉइंट मैंने नोट करा है कि गॉस लॉ इज यूज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तभी हम गॉस लॉ का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस का नहीं है तो गॉस लॉ का यूज़ करके हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हम जानते हैं, सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम्स देखते हैं, कैसे किस टाइप के सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं और उस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, इसको जानेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट मैं कह रहा हूँ कि मान लिया जाए कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्फेरिकल है। तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, फॉर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्फेरिकल सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्फेरिकल सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम को देखते हैं बच्चों, और उस पर हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे उसको समझते हैं। तो पहला हम देख ले रहे हैं कि मान लिया जाए कि हमारे पास एक इंसुलेटिंग स्फीयर है जिसका रेडियस r है और उसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। मान लेते हैं कि q अमाउंट ऑफ चार्ज एक इंसुलेटिंग स्फीयर के थ्रू आउट द वॉल्यूम है, सच दैट द यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द स्फीयर विल बी रो। तो ऐसे चार्ज के, ऐसे स्फीयर के बेसिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और ये जानेंगे कि किस लोकेशन पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पहला देखते हैं, फॉर इंसुलेटिंग स्फीयर। तो ये मैंने एक स्फीयर कंसीडर किया, इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव ले रखा है हमने, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है थ्रू आउट द वॉल्यूम, जिसका रेडियस क्या है उस स्फीयर का r है। अब हमें यहाँ मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड और सेपरेशन के बीच में। देखेंगे कि किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड का सिस्टम बनेगा, उसे अभी स्टडी करेंगे। नाउ अब हमें ये जानना है कि इस स्फीयर के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कब? जब हम पॉइंट को, किसी एक पॉइंट को जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं वो स्फीयर के वॉल्यूम से बाहर हो या स्फीयर के वॉल्यूम के अंदर हो। तो देखते हैं कि अगर हम इस पॉइंट पे आउटसाइड, लेट इस स्फीयर से वॉल्यूम जिसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रो है उससे आउटसाइड हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। लेट अस कंसीडर वी नीड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P। सो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है बच्चों? तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल है। तो इसके इस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्ड जो हमारा गॉसियन सरफेस होगा वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि वो कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए। तो जो गॉसियन सरफेस हम इसके इस स्फेयर के चारों तरफ आउटसाइड एट सेपरेशन A ड्रॉ करेंगे। लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट इज A एट अ सेपरेशन फ्रॉम द सेंटर A है इसका, और यहाँ पे अगर हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें तो कैसा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, तो इसलिए हमारा जो गॉसियन सरफेस होगा वो कैसा होगा, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस हमें कंसीडर करना है। तो ये मैंने एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। सो अब अगर हम सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिए हैं इस लोकेशन पे, तो इस P पॉइंट पे मैं फ्लक्स को कैलकुलेट करूंगा।
तो इस पॉइंट पे जो फ्लक्स होगा, इस स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, इस आउटर गॉसियन सरफेस का आउटसाइड लिया है, और इस स्मॉल एरिया से फ्लक्स जो लिंक होगा उसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो लेट हमने कहा कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई आउटसाइड स्फीयर, स्फीयर के बाहर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब अगर आउटसाइड स्फीयर होगा तो हमने इस पॉइंट को, यहाँ जो P पॉइंट है उस P पॉइंट को कितने सेपरेशन पे कंसीडर किया है, तो मैंने कहा A सेपरेशन पे, और वो A R के रिस्पेक्ट में क्या है, पड़ा है। तो हम कहेंगे हम कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तब जब A इज़ ग्रेटर देन R हो, ठीक है। तो इस स्मॉल एलिमेंट को अगर लिया जाए तो इस स्मॉल एलिमेंट को डेल्टा DA लिख सकते हैं हम, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, नॉर्मल टू द सरफेस, एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर के कारण भी कैसी होगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, इस स्मॉल DA एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल 0 डिग्री होगा। तो अगर इस स्मॉल एरिया से जो फ्लक्स हो रहा है उसे हम कैलकुलेट करें तो हम कह सकते हैं फ्लक्स linked with small element DA, मैंने DA लिया है तो DA से जो होगा उसे मैं लिख रहा हूँ, दिस विल बी D फ्लक्स एंड दिस विल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, कहाँ से इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेट कर रहे हैं EDA को, और इनके बीच में एंगल कितना है, तो हम कहेंगे cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू मैंने 1 रख दी है। ओके, अब अगर देखा जाए तो ये DA एलिमेंट, ये DA एलिमेंट, सारे स्मॉल जो DA एलिमेंट हम इसके अलोंग लेते जाएंगे, उस सारे स्मॉल DA एलिमेंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो हमारी कैसी हो जाएगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी। तो अगर हम इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करें तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल फ्लक्स जो होगा थ्रू द गॉसियन स्फेरिकल जो सरफेस हम लोगों ने लिया है उसके अलोंग, सो द टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन स्फेयर ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस कितना है A विच इज ग्रेटर देन R है B, क्या हो जाएगा, तो उसे लिख सकते हैं फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ EDA। क्योंकि फील्ड कांस्टेंट है तो इसलिए हम उसको निकालेंगे इंटीग्रेशन से बाहर, और उसे लिख सकते हैं दिस विल इक्वल्स टू E इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ DA। अब ये तो फ्लक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया। अब अगर हम गॉस लॉ अप्लाई करें तो इस गॉसियन सरफेस से जो टोटल फ्लक्स लिंक होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो बाय गॉस लॉ टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, तो हम कह सकते हैं टोटल चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, रो इज इक्वल्स टू क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यू। तो हम इसके अंदर जो चार्ज कहेंगे वो चार्ज कितना है, प्लस क्यू, तो यहाँ पे रखा प्लस क्यू और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ का इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 दोनों की फ्लक्स जो होगी वो इक्वल होगी। तो अगर हम दोनों को इक्वेट कर दे तो बाय इक्वेटिंग हम ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ DA की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम इस पूरे गॉसियन सरफेस को इंटीग्रेट करते हैं तो बच्चों वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, द वैल्यू विल बी 4 पाई, गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना लिया है a², सो इट विल इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिलेगी वो क्या हो जाएगी, इट विल इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a², ठीक है। और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो रिटन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट KQ अपॉन a²। सो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है यहाँ पे आउटसाइड स्फीयर क्या मिला है, इलेक्ट्रिक फील्ड
इन्वर्स रिलेशन, स्क्वायर इन्वर्स रिलेशन पे है किससे, सेपरेशन से, तो हम बोलेंगे फील्ड जो मिल रहा है E इज इक्विवेलेंट टू पॉइंट चार्ज। जिस तरह से पॉइंट चार्ज से इन्वर्स रिलेशन में होगा, उसी तरह से आउटसाइड अगर इस स्फीयर के देखें तो हमारे पास जो फील्ड होगा वो उस फील्ड में रखा जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज की तरह से एक्ट होगा। और फील्ड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमें क्या मिला, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग फील्ड विल बी E इज इक्वल्स टू के क्यूब बाई ए स्क्वायर। इसका मतलब फील्ड और सेपरेशन के बीच में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स स्क्वायर रिलेशन का, इन्वर्स स्क्वायर का रिलेशन है। नाउ तो अगर हम देखें तो मान लिया जाए कि हमने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, मान लिया जाए जो वैल्यू आई है हमारी वो के क्यू बाई ए स्क्वायर है। यहाँ पे हम कह लें क्या मिला है वैल्यू, के क्यू बाई आर स्क्वायर। उसके बाद जैसे जैसे ए की वैल्यू, ये सेपरेशन हमने क्या लिया है ए, सेपरेशन ए की वैल्यू आर से ज़्यादा होगी वो इन्वर्स रिलेशन में है। इसका मतलब जो फील्ड होगी वो ऐसे डिक्रीज होती जाएगी और ये इन्फानाइट तक चली जाएगी, इनके बीच में टच नहीं होगा। ये ग्राफ इस एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस से टच नहीं होगा, ये इन्वर्स रिलेशन को दिखाया। ठीक है, मीन्स इस स्फीयर के बाहर जो फील्ड होगी वो इन्वर्स रिलेशन में होगी स्क्वायर सेपरेशन से। ओके, अब बात करते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख रहे हैं स्फीयर के कारण अंदर, अगर इस वॉल जो स्फीयर हमने दिया है इंसुलेटिंग स्फीयर, उसके इनसाइड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करा जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा उसको देखते हैं। तो नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या आया, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड की वैल्यू हमें मिली है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू मिली है के चार्ज इनक्लोज अपॉन आर का स्क्वायर, नॉट आर स्क्वायर, द सेपरेशन का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर। ओके, नाउ अगर हम ई इनसाइड कैलकुलेट कर रहे हो, ई इनसाइड स्फीयर, सो अगर ई इनसाइड स्फीयर कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा जिसका रेडियस जो है वो वॉल्यूम जिसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है उसके रेडियस से, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले स्फीयर के रेडियस से कम होना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैंने एक गॉसियन सरफेस ये ड्रॉ किया। लेट अस कंसीडर दिस इज अ गॉसियन सरफेस। ये हमें इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी थी, तो यहाँ मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया इनसाइड द स्फीयर। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर वैसे देखा जाए तो पूरे स्फीयर पे चार्ज कितना है, Q। अब कंसिडर करते हैं कि इस गॉसियन सरफेस के ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो चार्ज हम कह लें लेट द चार्ज विल बी Q डैश। उस गॉसियन सरफेस को जिसको हम लोगों ने कंसिडर किया है इनसाइड द स्फीयर, उसके ऊपर चार्ज मैंने मान लिया है Q डैश। हमें क्वेश्चन में, हमारे प्रॉब्लम में जो चार्ज है वो क्या है, Q। इसका मतलब इस Q डैश को हम Q के टर्म में ही इक्वेशन में लिखेंगे। नाउ अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो हमारे पास हम कहेंगे इस गॉसियन सरफेस जो फ्लक्स लिंक होगा, so the flux link with the Gaussian surface inside flux link with the Gaussian surface which lie inside will be close integration of E ds और this will equals to गॉस लॉ के हिसाब से टोटल चार्ज इनक्लोज, कितना चार्ज इनक्लोज है, Q डैश डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे इस गॉसियन सरफेस पे क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि सेपरेशन हमने कंसिडर किया है, सेपरेशन विल बी ए। सो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर एक पॉइंट पे इक्वल हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं सिंस ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल्स टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको ऐसे लिखा जा सकता है ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज व्हाट, इट विल बी इक्वल्स टू 4 पाई, जो सरफेस लिया है हम लोगों ने गॉसियन सरफेस, उसकी रेडियस क्या ली है a, तो इट विल इक्वल्स टू a स्क्वायर एंड डिवाइडेड विच विल बी इक्वेटिंग विथ q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऐसे अब हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का फॉर्मूला है दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, हम फ्लक्स इनसाइड विल बी
अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैलकुलेट किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का फॉर्मूला ये लिखा जा सकता है क्या, क्यू डैश अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यूज़ को हमने उठा के यहाँ डिनोमिनेटर में रख दिया। नाउ अब हमें इस क्यू डैश को इन टर्म्स ऑफ क्यू लिखना है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसा है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सो रो इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। इट विल इक्वल्स टू स्मॉल चार्ज ओवर स्मॉल वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई। इस वाले स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई ए क्यूब। नाउ ये 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिला Q अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू क्यू डैश अपॉन ए क्यूब। सो यहाँ से क्यू डैश की वैल्यू निकाली जाए तो क्यू डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन आर क्यूब इंटू ए स्क्वायर। तो मैं यहाँ से इस इक्वेशन में इसको पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ द वैल्यू विल बी इक्वल्स टू क्यू डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q ए क्यूब अपॉन आर क्यूब डिवाइडेड बाई 4 पाई ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। नाउ ये स्क्वायर इस ए क्यूब को कैंसिल आउट करेगा, तो ई इनसाइड जो मिला बच्चों वो ई इनसाइड क्या हो जाएगा, सो दिस विल इक्वल्स टू क्यू ए डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब, 4 पाई आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ई इनसाइड देख रहे हैं, तो ई इनसाइड जो है वो ए से कैसे रिलेशन में, यहाँ पे क्यू देखा जाए तो क्यू कांस्टेंट है, 4 पाई आर क्यूब और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। तो हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, दिस टर्म विल बी इक्वल्स टू ए कांस्टेंट इनटू ए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड किस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है कि वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पे सेपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑन इक्वेटिंग वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एम एक्स, तो ये क्या हुआ, x के जगह पे a, y के जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कैसा इक्वेशन हो जाएगा, इसका इनसाइड जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो हम कहेंगे जैसे जैसे a की वैल्यू बढ़ते जाएगी, अगर हम a की वैल्यू 0 रख दें तो फील्ड क्या हो जाएगा 0, और जैसे जैसे a बढ़ाते जाएं वैसे वैसे फील्ड भी बढ़ता जाएगा, तो हमारा ग्राफ ये होगा। तो ये हमने जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इंसुलेटिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर इनसाइड एंड आउटसाइड। आउटसाइड किस फॉर्मूले को फॉलो करा जाएगा, इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, और इनसाइड किस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, इस फॉर्मूले को। तो हम यहाँ पे इसको नोट कर दें, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो मिल रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल इक्वल्स टू, इनसाइड जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है उसकी वैल्यू क्या आई, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू के, और इसको क्या लिखा जा सकता है, के लिखा जा सकता है क्या, हाँ तो के लिख सकते हैं। तो हमारे पास रिलेशन आया के क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू ए। ठीक है, क्लियर। तो हम देख रहे हैं कि इनसाइड इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, आउटसाइड इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, और उसका ग्राफ जो होगा वो ऐसा होगा। दिस विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सेपरेशन when A is smaller than R, here when A is greater than R, and at surface अगर कैलकुलेट करें तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी R। अब ये है कि सरफेस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम किस फॉर्मूले को यूज़ करें, ऊपर वाले या नीचे वाले। तो सरफेस पे देखना है कि ऊपर वाले फॉर्मूले और नीचे वाले फॉर्मूले दोनों को यूज़ करके अगर रिजल्ट सेम आ रहा है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखते हैं कि व्हेन E at surface approaches from inside, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, अप्रोच कहाँ कर रहे हैं, इनसाइड से। मीन्स फॉर्मूला हमें किसका यूज करना है, के क्यू ए अपॉन आर क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, ई एट सरफेस
हमें कैलकुलेट करना है, जिसके लिए ये फॉर्मूला लगाना है सच दैट लिमिट ए की वैल्यू क्या टेंस कर रही हो, ए की वैल्यू आर को टेंस कर रही हो। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो द फॉर्मूला के क्यू ए अपॉन आर क्यूब, जिस पे के क्यू को हम बाहर निकाल लेंगे और ए के जगह पे क्या रखेंगे आर, तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा वो लिमिट ए टेंस टू आर एंड a upon r cube. Now put a here, a is equals to r here, we get this will equals to kq by r square. So maximum field कितना आ रहा है, maximum field हमें क्या मिला, maximum field कहाँ होगी, सरफेस पे होगी और उसकी वैल्यू कितनी है kq by r square, ठीक है, ओके। नाउ अगर इसी E को हम अप्रोच कर रहे होते, E सरफेस को कैलकुलेट करते हैं अप्रोच करके आउटसाइड से, तो हम कहेंगे when approaches from outside, when approach from outside, E सरफेस की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी लिमिट A टेंस टू R, और अब हमें किसका फॉर्मूला यूज करना है, आउटसाइड का के क्यू बाई आर स्क्वायर। सो ए का टर्म्स तो है ही नहीं, तो जिसके कारण हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, इट विल इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं अगर हम इनसाइड से अप्रोच करें और आउटसाइड से अप्रोच करें, मीन्स इनसाइड के फॉर्मूले का यूज़ करके और आउटसाइड के फॉर्मूले दोनों को यूज़ करें और दोनों में हमने सरफेस के लिए अप्रोच करा है, तो दोनों पे देखा है कि फील्ड क्या आई है, इक्वल आई है। इसका मतलब ये जो फील्ड है एक कंटिन्यूअस फील्ड है। तो हम लिख सकते हैं इन केस ऑफ इंसुलेटिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर, when a distribution of charges throughout its volume, the electric field is continuous, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड C, हम ये कह सकते हैं since E surface equals to limit A tends to R, E outside equals to, जिसको हम सिंपली लिख सकते हैं लिमिट A tends to R, E outside इज इक्वल्स टू लिमिट ए टेंस टू आर ई इनसाइड, दोनों की वैल्यू सेम आई है, ऐसा हुआ है। सो फील्ड कैसा होगा, देयरफॉर ई इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण को होता है, वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। कैसे कंटिन्यूअस हुआ, तो हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो गई, इसलिए कंटिन्यूटी देखिए। साथ में हम इस ग्राफ के थ्रू ये जाने हैं कि जैसे जैसे ए की वैल्यू, जैसे जैसे गॉसियन स्फीयर बढ़ता जाएगा, इनिशियली अप टू द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी बढ़ती जाएगी। एट सरफेस जब हम गॉसियन सरफेस को कंसाइड करेंगे इस इंसुलेटिंग स्फीयर के सरफेस से, तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी वो मैक्सिमम होगी, और उसके बाद आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से रिड्यूस होना शुरू करेगी इन्वर्स रिलेशन पे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फानाइट तक चली जाएगी। तो यहाँ पे हमें से याद रखना है कि हम इसको टच नहीं करवाएंगे, ये बिना टच हुए इन्फानाइट तक रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने पहला केस देखा कि जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, स्फेरिकल सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, और स्फेरिकल सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने कैसा स्फीयर लिया है जिसके ऊपर चार्ज है, इंसुलेटिंग स्फीयर लिया है, जिसके थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया था। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम से हुआ और उसके रिगार्ड हमने ये फॉर्मूला जाना, ठीक है। अब हम लोग सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे स्फेरिकल चार्ज सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ही, जिसमें अब हम जो है वो स्फीयर कंडक्टिंग कंसिडर कर रहे हैं। अभी तक जो हमने स्फीयर कंसिडर किया था वो एक इंसुलेटिंग स्फीयर था, जिसपे अगर चार्ज हम उसके वॉल्यूम में दे रहे हैं तो उसके वॉल्यूम में ही चार्ज हमारे प्रेजेंट रहेगा। बट अगर हम एक कंडक्टिंग स्फीयर लेते हैं और उसके ऊपर चार्ज देते हैं, तो जैसे ही हम चार्ज यहाँ देंगे वो कंडक्ट करके कहाँ चला जाएगा, थ्रू द सरफेस। तो ये कंडक्टिंग स्फीयर हमारा हॉलो भी हो सकता है, हॉलो स्फीयर भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। तो हम हॉलो हो या सॉलिड हो, अगर वो कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके ऊपर जो चार्ज दिया जाएगा वो चार्ज थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, थ्रू आउट इट्स सरफेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, आउटर सरफेस पे चला जाएगा कंडक्टिंग स्फीयर के, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि हमने जो चार्ज दिया है इस स्फीयर के ऊपर, वो चार्ज मैंने पॉजिटिव क्यू दिया, और वो पॉजिटिव क्यू इस पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया।
तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, तो हम कहेंगे क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है और वो एक स्फेयर पे है, सो ये किस तरह के प्रॉब्लम हो जाएंगे, सिमेट्रिकल स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर सिमेट्रिकल स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे, फिर से वो गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, हमारा स्फेरिकल ही होना चाहिए इस सॉलिड स्फेयर के कारण फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो हम गॉस लॉ लगा सकते हैं। तो हाँ, गॉस लॉ इंप्लीमेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि गॉस लॉ इंप्लीमेंट करने के लिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए, और इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। और कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। साथ में इसकी रेडियस को मैंने क्या कंसिडर किया है, आर कंसिडर किया है। अब हमें फिर से वही जो पीछे कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर रहे थे कि आउटसाइड फील्ड कैलकुलेट करना है और इनसाइड फील्ड कैलकुलेट करना है। तो फिर से देखते हैं कि व्हाट विल बी द फील्ड आउटसाइड। तो जब हम एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे सच दैट द रेडियस ऑफ अ गॉसियन सरफेस इज कंसिडर्ड टू बी ए, तो हमें ये मालूम है कि क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल है, इसलिए जो गॉसियन सरफेस होना चाहिए वो भी कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। तो हम इसको नोट कर सकते हैं कि सिंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज स्फेरिकल, सो वी नीड टू कैलकुलेट ए गॉसियन सरफेस स्फेरिकल। सिंस, तो इसको नोट करा जाए, सिंस कैसा गॉसियन सरफेस कंसिडर करना है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर करना है। तो चल देखते हैं कि हमने जो स्फेरिकल सरफेस कंसिडर किया है, लेट वो गॉसियन सरफेस ये है, ये हमने गॉसियन सरफेस कंसिडर किया, और ये वो स्फेयर है जिसके थ्रू हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे थे, हम लोग इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारा जो गॉसियन सरफेस हमने कंसिडर किया है उसका रेडियस मैं ए रख दे रहा हूँ। तो हम इस गॉसियन सरफेस को, क्योंकि ए की वैल्यू क्या लिया है, आर से बड़ा, सो हमारा गॉसियन सरफेस जो है वो इस स्फेयर को इंसर्कल कर ले रहा है। ये स्फेयर हमारे उस गॉसियन सरफेस के बाहर है, इसका मतलब हमारा गॉसियन सरफेस स्फेयर से बाहर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहाँ कैलकुलेट करेंगे, आउटसाइड। तो पहली चीज़ हम देखेंगे, कैलकुलेट ई आउटसाइड। ई आउटसाइड के कैलकुलेशन में हमें ध्यान रखना है बच्चों कि जब हम फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे थे तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए होना चाहिए था। इस मान लिया जाए इस गॉसियन सरफेस का स्मॉल एरिया हम कंसिडर कर लें और उस स्मॉल एरिया से हमने स्मॉल फ्लक्स कैलकुलेट किया ना। अगर इसको इंटीग्रेट करें तो हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू होगी, फ्लक्स की। और इस फ्लक्स को हम किससे इक्वेट कर सकते हैं, बाय गॉस लॉ। ये फ्लक्स इज इक्वल्स टू द चार्ज इनक्लोज, जितना चार्ज है उसको हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें। तो हमारे पास ये मालूम है कि फ्लक्स के कैलकुलेशन के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। सो फ्लक्स के कैलकुलेशन के हिसाब से ये रिजल्ट, और गॉस लॉ के हिसाब से ई टोटल चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ अगर इस स्मॉल डी ए को हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें गॉसियन सरफेस का टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी ई इंटू 4 पाई, क्योंकि गॉसियन सरफेस जो कंसिडर किया है उसका रेडियस क्या है, ए, तो ए का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, रेडियस ऑफ स्फेयर से बड़ी है। सो दिस विल इक्वल्स टू क्यू, जो चार्ज इनक्लोज करके रखा था, उसने जो चार्ज इनक्लोज किया था उसकी वैल्यू कितनी है, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम इसको इक्वेट करें तो ई की वैल्यू कितनी आएगी ना, 4 पाई ए स्क्वायर को नीचे भेज दिया जाए तो रिजल्ट क्या मिला, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। और इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखा जा सकता है, के। तो हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या होगा, ई आउटसाइड इज इक्वल्स टू के क्यू बाई ए स्क्वायर। मीन्स आउटसाइड स्फेयर अगर हम देखें तो सेम वही केस हो रहा है जो पॉइंट चार्ज के जैसा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूरा स्फेयर इट्स आउटसाइड, ये स्फेयर के ऊपर जो चार्ज है वो स्फेरिकल चार्ज पॉइंट चार्ज की तरह से एक्ट होगा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड स्फेयर कैलकुलेट करें। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज इक्विवेलेंट टू फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पीछे भी यही चीज़ हुआ था, पीछे जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ड्यू टू वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कारण, तो वहाँ पे भी यही रिजल्ट हमें मिला था। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इट विल बी इनवर्स रिलेशन विथ सेपरेशन से है, सेपरेशन से इनवर्स
के स्क्वायर से रिलेशन से है, ठीक है। नाउ अगर हम ई इनसाइड निकालें, ई इनसाइड मीन्स अब हमें जो गॉसियन सरफेस लेना है उसका रेडियस एक है और उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आर से छोटी। तो अब अगर हम इस गॉसियन सरफेस को यहाँ से हटाते हैं और अब हमने जो गॉसियन सरफेस कंसिडर किया है वो गॉसियन सरफेस इस स्फीयर के अंदर आना चाहिए। तो चलिए हमने जो गॉसियन सरफेस कंसिडर किया है, लेट अस कंसिडर दिस इज द गॉसियन सरफेस। हमने यहाँ एक गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर और सेंटर से जो एक्चुअल स्फीयर है उसकी सेपरेशन कितनी है, आर, रेडियस क्या है, आर। हमने जो गॉसियन सरफेस कंसिडर किया वो गॉसियन सरफेस ये है, दिस इज द गॉसियन स्फेरिकल सरफेस और जिसकी रेडियस मैंने ए कंसिडर कर ली। नाउ अब अगर देखें तो इस गॉसियन सरफेस के लिए जब हम फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, और अगर इस गॉसियन सरफेस का क्लोज इंटीग्रेशन ओवर द एरिया करें तो हमें क्या मिलेगा, ई इंटू 4 पाई ए का स्क्वायर। और अगर हम गॉस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन करके फ्लक्स को कैलकुलेट करें तो हम कह सकते हैं दिस फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब हमें ये जानना है कि क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज होगा। तो हमने पहले ही डिस्कस करा है बच्चों कि अगर एक कंडक्टर है तो उसके ऊपर जो भी चार्ज हम देंगे वो सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, ओवर द सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज रिसाइड नहीं कर रहा है। सिंस द चार्ज इज एब्सेंट देयरफॉर द फ्लक्स ड्यू टू गॉस विल बी इक्वल्स टू q by epsilon naught, here q is equals to 0, so the flux will be 0। तो अगर फ्लक्स 0 आया है तो इस फ्लक्स को इस फ्लक्स से इक्वेट करेंगे तो हम पाएंगे E इंटू 4 पाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। तो हमें क्या मिल रहा है, इनसाइड ए स्फेरिकल कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड a spherical कंडक्टर क्या मिला है हमें, 0 मिला है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर नहीं है, एब्सेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। नाउ अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा स्फीयर कैसा है, तो हम कहेंगे दिस इज द स्फीयर। हमारा जिस स्फीयर के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड कैलकुलेट किए हैं वो स्फीयर ये है और इस स्फीयर का रेडियस मैंने क्या लिया है, आर लिया है। नाउ अगर इस सेंटर के बेसिस पे यहाँ पे देखें तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ किया और ये मैं हॉरिजेंटल एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। और हॉरिजेंटल एक्सिस में सेपरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे और सेपरेशन किससे रिप्रेजेंट करा जा रहा है, हमारा सेपरेशन गॉसियन सरफेस का ए से रिप्रेजेंट करा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं ए इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, दिस इज द ऑरिजिन। अब अगर हम इस लाइन को यहाँ से ज्वाइन कर ले तो हम कह सकते हैं ए की वैल्यू किसके बराबर, यहाँ इस डायरेक्शन में ए बढ़ रही है और ए इज इक्वल्स टू आर। तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट ए इज इक्वल्स टू आर। और अगर गॉसियन सरफेस ए क्या है, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, और अगर उस गॉसियन सरफेस का रेडियस आर के बराबर हो जाए तो हम गॉसियन सरफेस को कहाँ ड्रॉ किए हैं, हम स्फीयर के सरफेस पे कंसाइड कर रहे हैं। ये क्या कौन सा लाइन हो जाए, रीजन हो जाएगा जहाँ ए की वैल्यू आर से छोटी है, और ये कौन सा रीजन हो जाएगा जहाँ ए की वैल्यू आर से बड़ी है। मीन्स यहाँ इनसाइड स्फीयर, यहाँ आउटसाइड स्फीयर, एंड दिस इज अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस। नाउ अगर हम आउटसाइड देखें तो आउटसाइड का फॉर्मूला क्या आया है, E इज इक्वल्स टू के क्यू बाई ए स्क्वायर। तो जहाँ से रिलेशन क्या मिल रहा है, E और A के बीच में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स स्क्वायर का रिलेशन है। तो हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेम उसी रिजल्ट को फॉलो करेगी जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करी थी, इस तरीके से। E कैसा है, E इज इन इन्वर्स रिलेशन विथ इन्वर्स स्क्वायर रिलेशन विथ सेपरेशन। ओके, ये कांटेक्ट नहीं करना है बच्चों, क्योंकि हमें ये डिफाइन, अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू इन्फाइनाइट रख दें तो ए की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे अगर टच कर देते हैं तो ई को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 0, और वो कहाँ होना चाहिए, इन्फाइनाइट पे, इसलिए हम इसको टच नहीं किए। नाउ अब देखा जाए
कि अगर इनसाइड की बात करें तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम यहाँ से ए की वैल्यू 0 रख दें, इनसाइड वाले में फॉर्मूले में रखें, तो इनसाइड में ई की वैल्यू कितनी आई है, 0। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर विल बी लाइक दिस। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r। ठीक है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E इज इक्वल्स टू 0 होगी। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कब मिलेगी, एट सरफेस, और एट सरफेस अगर हम E की वैल्यू ए की वैल्यू r के बराबर रख दे तो हमें क्या मिल जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। नाउ अब देखा जाए कि अगर हम सरफेस को इनसाइड के फॉर्मूले से रीच करें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलता है। अगर सरफेस के पास देखा जाए इनसाइड से, तो इनसाइड के फॉर्मूले में अगर A इज इक्वल्स टू आर पुट करना चाहें तो इनसाइड के फॉर्मूले में तो E की वैल्यू 0 है। इसका मतलब इफ़ वी अप्रोचेज द सरफेस फ्रॉम इनसाइड the electric field will be given by 0, but if we approaches the surface through outside the electric field will be k q by r square। इसका मतलब E की वैल्यू दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए डिफरेंट हो रही है। ऐसे कंडीशन पे ये सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिसकंटिन्यूअस है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस कब, इन कंडक्टिंग स्फीयर विल बी डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, हम लोग डिसकंटिन्यूअस कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन अगर यही डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो इंसुलेटिंग स्फीयर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के लेफ्ट हैंड से रीच करे या राइट हैंड से रीच करे, दोनों की वैल्यू सेम आई थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस इन कंडक्टिंग स्फीयर विल बी डिसकंटिन्यूअस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस इन इंसुलेटिंग स्फीयर विल बी कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ जाना, डिफरेंट रिजल्ट जाना। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए हम स्फीयर से इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट पॉइंट पे क्या फील्ड होगी इसको जाना है। ठीक है, तो हमने स्फेरिकल सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को देखा यूजिंग गॉस लॉ को इम्प्लीमेंट करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया और इसका रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। अब हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम विशेष बातों का ध्यान रखेंगे। पहला कि स्फेरिकल बॉडी अगर है तो वो स्फेरिकल बॉडी कंडक्टिंग है या इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग है तो दूसरा फॉर्मूला और कंडक्टिंग है तो दूसरा फॉर्मूला। ध्यान देने वाली बात यह है कि वेदर द स्फीयर इज कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग, द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज ऑलवेज इक्वल्स टू के क्यू बाई ए स्क्वायर। बट as we move inside the sphere, the electric field will be 0 if the sphere is considered to be conducting, and electric field is non-zero from center to sphere if the sphere is insulating, and the electric field will be 0 in case of insulating sphere inside at the center। ठीक है, तो ये सारे के सारे कंक्लूजन हम देख लेंगे। सारी चीज़ों को अगर आप एक तरफ से सिक्वेंसली पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। Okay, thank you.